हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग। हिंदी सिटीज की दौरान के अंतर्गत हम पाठ 12 माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं आपको उसके प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा कविता के बारे में वापस से बता दूं कि चतुर्वेदी जी ने जो कविता लिखी है कैदी और कोकिला, उसका मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी है। वो हमेशा स्वतंत्रता के लिए और आज़ादी की अलग जगाने का उनको एक जुनून रहा है। जब भी वो कविता लिखते हैं हमेशा आज़ादी, संघर्ष, क्रांति, ये सब चीज़ें उनके लेखनी से कलमबद्ध होती हैं। जो कैदी और कोकिला कविता है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है। संघर्ष, जब स्वतंत्रता का संघर्ष कर रहे थे ये, तब उन दिनों के अंदर उन्होंने अनेक बार जेल यात्राएं की और उस जेल यात्रा के समय में ही उन्होंने कैदी और कोकिला नामक कविता की दिमाग में उनके जो ये बना, एक भूमिका बनी। एक कोकिला, एक कोयल जब उन रात्रि के समय जब कूकने लगी तो उनसे उनका जो वार्तालाप हुआ वो, और मतलब उन्होंने जब कोयल को बताया कि किस तरह से अंग्रेजी शासन जो है वो हम पर अत्याचार करता है, और कोयल से उनका कंटिन्यू जो वार्तालाप हो रहा था लगातार, वो इस कविता के अंदर उन्होंने उजागर किया है। प्रश्न नंबर 1 है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या क्या प्रतिक्रिया थी। कवि को पहले लगा कि वह आधी रात को चीख रही है तो कहीं बावली तो नहीं हो गई है। बावली माने जिसका दिमाग थोड़ा सा हिल जाए। कवि को लगने लगा कि कहीं आधी रात को चीख रही है तो कोई बावली तो नहीं है। उसे लगता है उसने किसी क्रांति की ज्वालाएं देख ली है, किसी क्रांति की मतलब आग देख ली है, इसलिए वह क्रांति का संदेश औरों को भी दे रही है। इस तरह के कवि ने प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। फिर कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। सेकंड नंबर प्रश्न में कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई है। वह अपनी वेदना का बोझ न संभाल पाई। पहले हम लिखेंगे, कवि ने कोकिल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावनाएं बताई हैं। वह अपनी वेदना मतलब दुख, ठीक है ना, जो कोई हमारे अंदर अंदरूनी दुख जो होता है वो, उसे वेदना कहते हैं। वह अपनी वेदना का बोझ न संभाल पाई हो। उसने क्रांति रूपी दावानल, दावानल होता है जंगल की आग जो बढ़ती ही चली जाती है, उसने क्रांति रूपी दावानल की ज्वालाएं देख ली हो। उसे विद्रोह के बीज बोने हैं। वो चिंगारी लगाने आई है, आज़ादी के लिए विद्रोह का बीज बोने के लिए आई है। उससे रणभेदी बजानी है, युद्ध के लिए आह्वान करना है, उसे रणभेदी बजानी है। कवि ने अनुमान बताया है उसके लिए। अब है थर्ड नंबर प्रश्न, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से, तम होता है अंधेरा, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है। ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि वे क्रांतिकारियों को जेल की काली दीवारों के भीतर कैद करके रखते थे। क्योंकि वे क्रांतिकारियों को जेल की काली दीवारों के भीतर कैद करके रखते थे, जीवित नहीं रहने देना चाहते थे, तड़पा तड़पा कर मार देना चाहते थे, उनके जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा बैठा के रखते थे। एक तरह का जो सब कुछ मतलब काला होता है ना, काला जिसे कहते हैं, है ना, तो जो जो शासन सब कुछ काला कर रहा है, काली करतूतें कर रहा है, इसलिए उनके शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। बिल्कुल जिसे काली करतूतें मतलब अपना 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 सब कुछ अच्छा करने के लिए एक के बाद एक काली करतूतें करना और सब भारतीयों को अधिक से अधिक प्रताड़ित करना, ये इसीलिए उन्हें तम के प्रभाव से उनकी तुलना की गई है। प्रश्न 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणा का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर कवि ने क्या क्या बताया है कि पराधीन मतलब गुलाम, जब गुलाम था हमारा भारत, तब जेल में किस किस तरह की यंत्रणाएं दी जाती थी, शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी जाती थी,
ठीक है। जेलों में कठोर यंत्रणाएं दी जाती थी, पेट भर के भोजन नहीं मिलता था, रात दिन कठोर पहरा दिया जाता था, उन्हें हथकड़ियां और बेड़ियों में बांध कर मोटी मोटी होती ना जंजीरें, हथकड़ियां, उसे जिसका बोझ उठाने में व्यक्ति सक्षम ना हो। एक तो इतना हो हथकड़ी कि भाई हम बोझ उठा सकें, लेकिन वो हथकड़ियां ऐसी पहना देते थे जिनसे कई बार तो जो कैदी होता था वो लहू लुहान हो जाता था। हथकड़ियां और बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था, जैसे कि वो एक कोई क्रांतिकारी नहीं हो बल्कि खूंखार अपराधी हो। जिस तरह से किसी खूनी को, है ना, बटमार को, मतलब जो कोई खून करके आ गया हो, कोई अपराध करके आया हो, उस तरह से इन क्रांतिकारियों को भी उसी तरह से रखा जाता था। उन्हें बैलों के स्थान पर कोलू पर बांधकर कोलू खिंचवाया जाता था। वैसे क्या होता है, कोलू को खींचने का काम कौन करते हैं, बैल, लेकिन उन्हें बैलों के स्थान पर उन्हें बांध दिया जाता था और कहते थे कोलू को खींचो। छोटी सी काल कोठरी में ठूस दिया जाता था, जहां पर पूरे पैर भी नहीं खुल पाते थे, पैरों को इकट्ठा करके सोना पड़ता था, और एक ही काल कोठरी में कई कई जनों को, जिससे वो अपने मतलब न करवट ले पाते थे, न पैर खोल पाते थे, न ही सो पाते थे। पांचवा है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। क्या है इसका भाव, हमें ये बताना है कविता के अनुसार और कवि के अनुसार। भारत कभी वैभवशाली देश था, आज अंग्रेजों के शासन से विपन्न है, बहुत दुखी है। कवि को लगता है कि यह कोयल भारत के उन वैभव की रखवाली कर रही है, जो संपन्न रत्न उसकी रखवाली कर रही है, इसलिए उससे बोलने का आग्रह कर रही है कि भाई भारत जो संपन्न देश था, इतना वैभवशाली देश था, कोयल को लगता है कि मुझे रखवाली करनी चाहिए उस वैभव की, और इसलिए मैं बोल करके लोगों को बता रही हूँ कि मैं इसकी रखवाली कर रही हूँ। सेकंड वाला है, हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ। हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका भाव, अंग्रेजी शासन में स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर यातनाएं दी जाती थी। उनमें एक थी पेट पर जुआ बांधकर खींचना और रहट से कुएं का पानी बाहर निकालना। बड़ा दुख होता था उस समय, पेट पर जुआ बांध करके खींचना और रहट से कुएं का पानी बाहर निकालना। इस पर कवि कहता है कि यह काम मैं ऐसा मानकर कर रहा हूँ, इससे अंग्रेजों की शेखी और अकड़ खत्म हो जाएगी और वे यहाँ से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कवि ये कहते हैं कि मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम जो भी प्रताड़ना दोगे हम ले लेंगे, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को लगता है कि कोयल ने अर्धरात्रि में क्रांति की ज्वाला को जंगल की आग दावानल के रूप में देख लिया है, इसलिए वह आधी रात को यह बताने के लिए चीख रही है कि अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की आग फैल चुकी है, अब अंग्रेज बचने वाले नहीं हैं। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, जलन क्यों हो रही है? कवि को लगता है कि कोयल का बसेरा हरी भरी डाल पर है और कवि का काली काल कोठरी में है ना। कवि को लगता है कोयल का बसेरा हरी हरी डाल पर है और कवि काल कोठरी में है। कोयल आकाश में निर्बाध उड़ सकती है, कवि एक संकरी सी 10 फुट की कोठरी में बंद है। कोयल की तान सुनकर लोग वाह कह उठते हैं और कवि का रोना भी मना है। इस समय अंग्रेजों की गुलामी में तो रोना भी मना है। प्रश्न नंबर 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिसे वह नष्ट करने पर तुली हुई है? कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिसे वह नष्ट करने पर तुली है? कवि को याद है कि उसने कोयल के गीतों को विंध्याचल के वनों में झरनों में सुना था, वहां वे मधुर लगते थे, किंतु आधी रात को जेल में सुनने पर मधुर नहीं लग रहे हैं। तो वो मधुर वाली स्मृति को याद करना चाहते हैं, लेकिन कोयल उसे नष्ट करने पर तुली है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? इस कथन में गहरी व्यंजना है।
हथकड़ियाँ अपराधियों के लिए बंधन हो सकती हैं, परंतु देश प्रेमी स्वतंत्रता सेनानी के लिए वे गहनों से कम नहीं हैं। उनके मनोबल को तोड़ने के लिए अंग्रेज उन्हें हथकड़ियाँ पहनाते थे, पर इससे वीरों का जोश और दुगना हो जाता था, इसलिए उन्हें गहना कहा गया है ना। कि हथकड़ियाँ कवि कहते हैं और सारे क्रांतिकारी कहते हैं कि हथकड़ी नहीं है, ये भारत माँ को आज़ादी दिलाने के लिए पहना गया गहना है, इसके द्वारा हम भारत माँ को आज़ादी दिलवाएंगे। इस तरह के कवि के शब्द हैं। इस तरह से हमने देखा कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला कविता के द्वारा हमारे सामने आज़ादी का एक संदेश प्रस्तुत किया है कि कुछ भी हो, हमें अपनी आज़ादी को बनाए रखना है, हमें अपनी आज़ादी के लिए भरसक प्रयत्न करना है, और हर एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो भारत की आज़ादी को बनाए रखे, भारतीय तिरंगे का सम्मान करे। आप ये सारे प्रश्नोत्तर कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।